दोस्तों अब मेन पेपर हिंदी के लिए सिर्फ और सिर्फ एक रात का फासला बाकी है, यानी रात बाकी बात बाकी। तो क्यों ना हम एक और एमसीक्यू सेट कर लेते हैं। तो इसी सिलसिले में इस वीडियो हम देखेंगे एक और मॉडल क्वेश्चन पेपर सेट एमसीक्यू वाला। देखिए सबसे पहला जो सेक्शन ए का जो अपठित बोर्ड से क्वेश्चन रहता है, यानी एक ऐसा पैसेज रहेगा, एक ऐसा गद्यांश रहेगा जो आपने अभी तक हो सकता है नहीं देखा हो, यानी आपकी किताब से नहीं रहता है, अननोन रहता है। तो आपको उस पैसेज को दे करके कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं और फिर आपने आंसर करना होता है। तो जैसे आपको करना क्या होगा, सबसे पहले क्वेश्चन पर आ जाना डियर, क्वेश्चन को पढ़िए, उसके बाद उस क्वेश्चन से रिलेट करते हुए जो शब्द हैं उसको आपको पैसेज में मैच करना है, कहां पर वो शब्द लिखा है, फिर उसके आगे पीछे पढ़ करके उसकी मीनिंग को समझ करके आपको तुरंत आंसर पता चल जाएगा। जैसे देखिए पहले में, नकारात्मक और निराशाजनक जीवन को स्पष्ट और गतिशील मार्ग में बदलने की कुंजी क्या है। यहाँ ऑप्शन भी देख लीजिएगा, बुद्धिमत्ता और ज्ञान, धैर्य और विश्वास और आशा, उम्मीद और संघर्ष, धन और शक्ति। तो आपको सबसे पहले नकारात्मक और निराश जीवन ये कहां पर लिखा है इसको आपको देखना है। देखिए नकारात्मक, निराश और नकारात्मक दिखाई देने वाला जीवन का मार्ग साफ और गतिशील दिखाई देना आरंभ हो जाएगा। इसके लिए तुम्हें क्या करना होगा, तो उत्तर है तुम्हें केवल अनंत धैर्य, विश्वास और आशा। तो इसका सही आंसर क्या बनेगा, अनंत धैर्य, विश्वास और आशा। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, धैर्य, विश्वास और आशा, ऑप्शन नंबर बी। इसी तरीके से अब आगे देखिए, धैर्य और विश्वास की महत्ता के बारे में, यानी इसकी इंपॉर्टेंस के बारे में क्या सुझाव दिया गया है। तो ध्यान देना, ये अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए आवश्यक हैं। ठीक है, यहां पर जैसे आपने जो पढ़ा था यहीं पर दिया हुआ है, इसके लिए तुम्हें क्या करना होगा, यानी ये चीजें आपके लिए जरूरी हैं, धैर्य, विश्वास और आशा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। देखिए, चीजों, परिस्थितियों और आपके चारों ओर के लोगों को कैसा देखना चाहिए। चीजों, परिस्थितियों और आपके चारों ओर के लोगों को कैसे देखना चाहिए। तो अब यहाँ पे देखिए, यहाँ अब इसी चीज को आपने यहाँ पे ढूंढना है पैसेज में, है ना। चीजों और आपके चारों ओर के व्यक्तियों, तो यहाँ पे खोजिए इसको। तो यहाँ देखिए लिखा हुआ है, चीजों को, परिस्थितियों को, अपने आसपास के व्यक्तियों को उनके अंधेरे हिस्से की ओर मत देखो, है ना। उनके अंधेरे हिस्सों की ओर मत देखो, वहां से मत देखो जहां से चीजें, स्थितियां कष्टपूर्ण, प्रतिकूल प्रतीत होती हैं, है ना। तो क्या देखना है, हर किसी के उज्जवल और प्रकाशमान पक्ष को खोजना है। तो सही आंसर हमारा यहां से क्या निकल करके आता है, तो यहाँ पे उज्जवल और सकारात्मक पहलुओं से, है ना। कैसे देखना चाहिए, उज्जवल और सकारात्मक पहलुओं से। अगला क्वेश्चन है, किस उपमा का उपयोग चुनौतीपूर्ण स्थितियों में सकारात्मक देखने की महत्ता को जताने के लिए किया गया है। ध्यान देना, उपमा यानी किस चीज को यूज किया गया है जो चुनौतीपूर्ण स्थितियों में सकारात्मक दिखने की महत्ता को जताने के लिए यूज किया गया है। तो इसके लिए फिर से अब हम लोग वहां चलेंगे, चुनौतीपूर्ण स्थितियों में सकारात्मक देखने की महत्ता को हम लोग यहां पर खोजते हैं। देखिए चुनौतीपूर्ण दिखने वाली सकारात्मक महत्ता को हम यहाँ पे खोजेंगे। देखिए कहां लिखा हुआ है, तो जो चुनौतीपूर्ण स्थितियों में सकारात्मक दिखने के लिए देखिए यहां उपमा दी गई है, घने कांटों के बीच खिले छोटे से फूल को प्रेम के साथ देखने से कांटे दिखाई ही नहीं देंगे। यानी कि कितनी भी समस्याएं हैं, घनी परिस्थितियों में भी सकारात्मक दिखने के लिए, तो यहाँ पे एग्जाम्पल किसका लिया गया है, छोटे से फूलों को, है ना। तो यहाँ पे आपका आंसर क्या बन जाएगा, छोटे से, यानी कांटों के बीच जो फूलों का पालना है, यानी कांटों के बीच में जो फूल होते हैं, फूल कांटों को ढक लेते हैं, यानी विषम परिस्थितियों में भी जो आप सकारात्मक यानी कि पॉजिटिव किस तरह से नजर आने लगता है, और जो नेगेटिव चीजें हैं, चुनौतीपूर्ण चीजें हैं, वो आपकी ढक जाती हैं। अगला क्वेश्चन है, प्रस्तुत गद्यांश के लिए उपर्युक्त शीर्षक का चुनाव करिए। तो यहाँ पे देखिए बहुत सारी यहाँ पे है, आशा और विश्वास के बारे में ही ज्यादातर दिया गया है। तो यहाँ पे हम सटीक आंसर क्या कर पाएंगे, आशा और विश्वास के महत्व का संदर्भ यहाँ पे मच बेटर ऑप्शन रहेगा। अब बात करते हैं निम्नांकित पद्यांश को, ये भी अपठित बोध का ही है, यानी ऐसा आपने कविता नहीं पढ़ी होगी, यानी पद्यांश नहीं पढ़ा होगा, एक अननोन पद्यांश है। अब इसी से रिलेट करके आपको क्वेश्चन दिया गया है। तो पहले हम क्वेश्चन पे ही चलेंगे। जैसे कवि भारतीय युवकों को ऐसा जीवन जीने को कहता है जो कैसा होना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए कैसा जीवन जीने के लिए कहता है, वैराग छोड़ो, बाहों की बात संभालो, चट्टान है रुकी पीयूष चंद्रमा तुम। यहाँ लास्ट में देखिए, योगियों की नहीं विजयी के सदृश जियो रे। तो कैसा जीवन जीने के लिए कहता है, योगियों जैसा नहीं, पराक्रमी
वीरों के जैसा आपको जीवन जीने के लिए कहता है। किसको? भारतीय युवकों को। पद्यांश में किसे सोम कहा गया है? सोम यहां पर देखिए, सोम एक रस होता है ना। फिलहाल यहां पर सोम की बात जो कहा गया है, जरा यहां देखिए सोम शब्द कहां आया हुआ है। यहां देखिए, चढ़ तुंग शैल, शैल मतलब पहाड़ पर्वत, शिखरों पर सोम पियो रे। सोम यहां पर देखिए सोम पीने की बात कर रहा है। सोम तो एक रस होता है, लेकिन यहां पर रस नहीं है। तो यहां पर इसका मीनिंग जो आएगा, तो यहां पर सोम एक्चुअली रस की बात कर रहा है। तो ये कैसा रस? वैराग्य धार यानी रस की बात कर रहा है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा यहां इस कविता के अकॉर्डिंग। अगला है, योगियों नहीं विजयी के सदृश जियो रे। इसका क्या मैसेज है? यानी योगियों की तरह नहीं, विजयी के जैसा आपको सदृश जियो रे की बात कर रहा है। तो इसका मीनिंग यहाँ पे देखिए, योगियों के साथ ये गलत है, योगियों के साथ ये भी गलत है, योगियों की प्रशंसा ये भी गलत है। समृद्धि और सफलता के लिए प्रेरित करने वाला संदेश है। ठीक है, अब बात करते हैं इस पद्यांश में कैसे जीवन को सराहा गया है। तो जाहिर सी बात है, यहां पर विजयी जीवन को सराहा गया है। कैसा जीवन? विजयी जीवन को सराहा गया है। आगे बात करते हैं इस कविता का मूल स्वर क्या है। मूल स्वर यानी मेन थीम क्या है? तो इसमें क्या कहा जा रहा है? आह्वान किया जा रहा है किसके लिए? जो यूथ है, यूथ जनरेशन, जो यंग जनरेशन है, उससे आह्वान किया जा रहा है कि भैया योगियों के सदृश नहीं, वीरों की सदृश आपको विजयी जीवन जीना है। तो आह्वान किया जा रहा है। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, अब व्याकरण से सेक्शन से आपका क्वेश्चन आ गया। इनमें से किस वाक्य में अकर्मक क्रिया है? आपको सकर्मक अकर्मक का वीडियो पहले बताया गया, मैंने उसमें अच्छी खासी टेक्निक भी बताई है। फिलहाल यहां भी हम सीखेंगे। देखिए, अकर्मक क्रिया यानी जिसमें कर्म नहीं होता है। टेक्निक क्या है? जो वर्ब होती है यानी क्रिया के पहले आपको क्या करके क्वेश्चन करना है। ठीक है, जैसे यहाँ पे क्रिया क्या है? गाती। तो क्या गाती है? तो आंसर मिल जाएगा गाना। और गाना ये आपका ऑब्जेक्ट है, यानी ये सकर्मक क्रिया का एग्जाम्पल हो गया। अब दूसरे को चेक करिए, पढ़ता है। तो पढ़ना यहाँ पे आपका वर्ब हो गया यानी क्रिया हो गई। तो पढ़ना के पहले क्वेश्चन करिए क्या पढ़ता है? तो आंसर निकल करके आएगा किताब पढ़ता है, जो कि ऑब्जेक्ट हो गया आपका। ये भी सकर्मक क्रिया का एग्जाम्पल हो गया। अच्छा, मोहन सो रहा है। तो यहां पे सो रहा ये आपका हो गया क्या? वर्ब हो गया। तो क्या सो रहा है? तो आंसर आएगा मोहन। लेकिन मोहन यहाँ पे सब्जेक्ट है, इसलिए ये अकर्मक क्रिया का एग्जाम्पल हो जाएगा और आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। लता चाय पी रही, तो पी रही है यानी पीना जो है आपका वर्ब हो जाएगा। क्या पी रही है? तो आंसर निकल करके आएगा चाय। ये भी आपकी सकर्मक। इस तरह से हमें सकर्मक अकर्मक, आई होप कि आपको समझ में आया होगा। तो 12 नंबर में कौन सा वाक्य सकर्मक क्रिया का एग्जाम्पल है? तो सकर्मक क्रिया यहाँ पे नहीं है। लड़का हंसता है, क्या हंसता है? कोई आंसर नहीं। रीता खाना खाती है, क्या खाती है? तो आंसर में निकल करके आएगा खाना, यानी सकर्मक क्रिया का एग्जाम्पल ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, जलद। जलद, नीरज, तोयद, अम्बुद, है ना, ये कमल का पर्यायवाची शब्द है। पर्यायवाची को ही अनेकार्थी शब्द कहते हैं, याद रखना। दो पदों या फिर शब्दों के मेल से बना तीसरा जो पद होता है उसको हम लोग समास कहते हैं, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यथा संभव यानी जितना संभव हो सके। तो यहाँ पे यथा जो है ये आपका तत्पुरुष समास में ये आपका तत्पुरुष समास में आ जाएगा, क्योंकि यथा क्या है? आपका कारक बन जाता है। सॉरी, यहां माफ कीजिएगा, चूंकि यहाँ पे यथा जो है ये अव्यय है, राइट। यहाँ पे मैंने आपको कारक बता दिया, कारक ये नहीं है, ये अव्यय होता है डियर, तो इसको सही रखना है। अव्यय है तो अव्ययी भाव समास हो जाएगा, ये वाला आप करेक्ट रखेंगे। इसके लिए ये वाला आंसर सही होगा, दूसरा पहला वाला, राइट, ऑप्शन नंबर ए। तो चलिए बात करते हैं अगला। नीला है जो कमल, यानी नील कमल, यानी विशेषता बता रहा है, विशेषण है ना। तो यहां पर इसका, अब इसमें देखेंगे नीला है जो कमल, ये इसका मतलब जाता है नील कमल। तो इसमें हमारा कौन सा समास होगा? कर्मधारय समास होगा। ठीक है, जो क्या बताता है? कमल की विशेषता, कमल कैसा है? नीला है ना। तो जहां पे विशेषता बताएगा तो वहां पे आपका कर्मधारय समास हो जाता है, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, जब वर्षा होती है तब मोर नाचते हैं। ध्यान देना, जब वर्षा होती है मोर नाचने लगते हैं, तब, है ना। एक वाक्य दूसरे पे निर्भर करता है, यानी ये किसका एग्जाम्पल है? मिश्र वाक्य का एग्जाम्पल है। जिस वाक्य में कर्म को प्रधानता दी जाती है वहां कौन सा वाच्य? कर्म प्रधान हुआ तो कर्मवाच्य हो गया, कर्ता प्रधान हुआ तो कृतवाच्य, भाव प्रधान हुआ तो भाववाच्य। अगला क्वेश्चन है, बालक चांद डैश देख रहा है। तो चांद की ओर देख रहा है, ध्यान देना।
बालक चांद की ओर देख रहा है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा शब्द समुच्चय बोधक अव्यय है? समुच्चय बोधक अव्यय, तो समुच्चय बोधक का मतलब होता है वह शब्द जो दो अलग अलग सेंटेंसेस या शब्दों को जोड़ने वाला हो। तो यहाँ पे ये कौन सा है? अथवा, है ना? तो ये आपका सही हो जाएगा। अब पाठ्य पुस्तक से आपका फिर से आ गया एक पद्यांश दिया हुआ, ये आपकी किताब का है। यहाँ पे देखिए सूरदास आ रहे हैं, यानी सूरदास वाले चैप्टर का है। तो वहां से आपको क्या करना है, इसको इसको पढ़ने के बाद इसका आंसर देना है। इस पद के रचयिता की पूछ रहा है बात, तो यहाँ पे साफ साफ दिख रहा है सूरदास जी का नाम आया है, तो यहाँ पे इसका हम लोग आंसर साफ साफ मिला सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, गोपियां किसकी अनन्य भक्त थी? तो गोपियां आप सभी को पता होना चाहिए कृष्ण की अनन्य भक्त थी। अगला है, पुरैन पात की बात कर रहा है, तो पुरैन पात, अब यहाँ पे ध्यान देना, अब इसमें भी आपको पुरैन पात रहत जल भीतर, तो पुरैन पात का मतलब जो कमल का पत्ता होता है जो जल के भीतर रहता है, तारस देह न दागी, उसके बाद भी उसके देह पर कोई दाग मात्र भर यानी पानी टच नहीं कर पाता है। तो पुरैन पात का मीनिंग डियर यहाँ पे किससे है? कमल के पत्ते से है। ठीक है, गोपियों ने उद्धव के व्यवहार की तुलना किससे की है? तो पहली बात, एक कमल का पत्ता और तेल के मटके से। ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। अगर आपने बुक पढ़ी हुई है तो ये सब क्वेश्चन में आपको डाउट नहीं होना चाहिए, आसानी से कर लोगे। निम्नलिखित गद्यांश को पढ़ करके आपको फिर से आंसर देना है। तो ये बाल गोविंद भगत के चैप्टर वाला है। तो बेटे के मरने पर बाल गोविंद भगत क्या कर रहे थे? देखिए, बाल गोविंद भगत संगीत साधना का चरम उसका उस दिन दिखा गया जिस दिन उनका बेटा मरा। तो भैया उस संगीत साधना यानी कि संगीत साधना कर रहे थे, संगीत गा रहे थे, राइट? तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी, गा रहे थे। अब बात करते हैं अगला, भगत जी का बेटा कैसा था? तो यहाँ पे देखिए, तो भगत जी का बेटा कैसा था? वह कुछ सुस्त और बोदा सा था। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सुस्त और बोदा। अगला क्वेश्चन है, भगत जी की पतोहू कैसी थी? तो यहाँ पे देखिए, भगत जी की पतोहू के बारे में क्या लिखा हुआ है? घर की पूरी प्रबंधिका बनकर भगत को बहुत दुनियादारी से निमित्त कर दिया। पतोहू बड़ी ही सुभग और सुशील मिली थी, है ना? तो यहाँ पे क्या आंसर इसका हम लोग लगाएंगे? घर का ख्याल नहीं रखने वाली गलत हो जाएगा, सुंदर और झगड़ने वाली गलत है, घर का पूरा प्रबंध करने वाली ये आपका सही आंसर हो जाएगा। बोदा का मीनिंग क्या होता है? बोदा का मतलब बेवकूफ, हम लोग जैसे बुड़बक कहते हैं ना, वैसे ही समझिए, यानी कि जो कम दिमाग का होता है, अर्थात मंदबुद्धि। अब बात करते हैं, निम्नांकित प्रश्नों का सही विकल्प चुनना है। तो सांप से डर करके भोलानाथ ने माता के आंचल में शरण ले ली। अब बात करते हैं, लास्ट क्वेश्चन है, सना सना हाथ जोड़ी, इस पाठ के लेखक कौन है? ये क्वेश्चन आपके लिए है, कमेंट में जरूर बताइएगा कि इसका आंसर क्या होगा। ठीक है दोस्तों, मिलेंगे अगले ऐसे ही कुछ इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद दोस्तों।